अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बुध की शाम हंगामी दौरे पर तेहरान रवाना हुए तो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में किसी बड़ी पेशरफ की बाज़गश्त सुनाई देने लगी और फिर जुमे की शब से दुनिया का मंजर तब्दील होना शुरू हो गया। जंग के मैदान से पहली अच्छी खबर लेबनान सीज़ फायर की सूरत सामने आई। चंद घंटों बाद ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का ऐलान किया। तेल और गैस के कंटेनर्स ने आबनाई की जानिब हरकत भरी तो क्रूड ऑयल के फी बैरल रेट में 13% कमी आई। आलमी स्टॉक मार्केट्स का शेयर इंडेक्स ऊपर जाने लगा, गोया दुनिया की मौशी सांसें बहाल होने लगी। लेबनान सीज़ फायर और आबनाए हुर्मस खुलना अमरीका ईरान मुआहदे की जानिब गैर मामूली पेशरफ्त है। इसलिए अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। ईरान डील से मुतालिक अमरीकी सदर की 24 घंटों में 1 दर्जन सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई। ट्रंप ने जहां धमकियां दी वहीं गुड न्यूज़ का इशारा भी दिया, डील फाइनल होने का मसला भी सुनाया, ईरानी कौम को ज़हीन लोगों की कौम कहा और इसी दौरान ट्रंप ने ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। नाजरीन, ईरान अमरीका जामे मुआहदे के करीब हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को सिफारती महारत का शाहकार कह रहा है और डिप्लोमेसी एक्सपर्ट इस्लामाबाद को दुनिया का नया जिनेवा पुकार रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बुध की शाम से हफ्ते की सुबह तक का दौरा ईरान, पाक अफवाज के सरबराह की ईरान में ताकत के तमाम अहम मराकज़ से मुलाकातें और मुशावरतें हैं। क्या वाकई ईरान अमरीका मुआहदे का ड्राफ्ट हतमी मराहिल में है और क्या वाकई आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में सदी की सबसे बड़ी अमन डील फाइनल होने जा रही है? इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप के मुतवातिर बदलते बयानात और ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से एक बार फिर आबनाए हुर्मस की बंदिश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। खबरें यही गर्दिश कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाएगा और सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और पाकिस्तान ही कर रहा है। हम सब जानते हैं फील्ड मार्शल साहब ने ईरान का दौरा किया, उसके बाद आबनाए हुर्मस को जो है वो खोल दिया गया और ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल रहा है। पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। दुनिया भी मान गई है पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंस है अक्रॉस जो माना जा रहा है, और पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रस्ट है, स्पेशली ईरान का ट्रस्ट है, खलीजी ममालिक का ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएट किया और एज ए पाकिस्तान एमर्ज कर चुका है एज ए इम्पॉर्टेंट मीडिएटर जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे। तो दैट्स वाई 7-8 अप्रैल की रात जब वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी पाकिस्तान, उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज इन कांटेक्ट बैक चैनल राब्ते में था, सीज फायर करवाया और फिर बातचीत के टेबल पर लेके आए हैं। अब ये एक फाइनल सेकेंड राउंड इंशाल्लाह विच वुड बी फाइनल होगा, वो इस्लामाबाद में होगा नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। और इसमें जो खदो खाल पे बातचीत हो रही है, यकीन अभी भी कुछ इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, आप खिते में सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। सो पाकिस्तान, आप समझ लें, एक अनप्रेसिडेंटेड काम ऐसा हुआ है। इट इज़ ए डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि जो वाक़यात हुए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, जो कोई और मुल्क करने को तैयार नहीं था, सब पीछे चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया, करके दिखाया है। और दुनिया अभी देख के परेशान, हैरान और परेशान इसलिए है कि दे नेवर थॉट कि पाकिस्तान के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुमकिना मुआहदे पर दस्तखत की ख्वाहिश जाहिर की है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ईरानी सदर और अरब क़यादत भी पाकिस्तान पे होगी। ईरान अमरीका की जो साइनिंग सेरेमनी होगी, क्या ये इशारा होगा कि पाकिस्तान मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फैसला साजों में शामिल हो चुका है? या देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी एक मिडिल पावर, लास्ट ईयर जो मार्के हक जो है दैट हैज चेंज द डायनेमिक्स। हम कहें साउथ एशिया में, दुनिया में पाकिस्तान एक जियो, आप कहें पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है दैट हैज रिजन। दैट्स व्हाई आई सेड कि सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है और न्यूक्लियर पावर भी है।
और फिर इसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक हम ऐसे मीडिएटर के ऊपर आए हैं कि जो वो वाले बातचीत जो दुनिया समझती थी बहुत सेंसिटिव है, उनको हम बातचीत करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान आप देखें कि वी आर रिकग्नाइज्ड मिडिल पावर हैं, और मिडिल पावर का मतलब ये है कि आपके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि बट यू जिस तरीके से मल्टी अलाइनर भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ताल्लुकात सबके साथ रखे हैं, अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी है, बट नॉट वी हैव नॉट कंप्रोमाइज अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट वी हैव रिटेन। तो वो हमारी इंपॉर्टेंस बन रही है। और स्पेशली फील्ड मार्शल का भी रिसेंट विजिट आप देख लेना, दैट वाज अ डेयरिंग विजिट, और वो कोई सोच भी नहीं सकता था जिस मौके पे वहाँ पे गए, 3 दिन वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे बातचीत हुई, जिस तरह उनके वहाँ पे रिसेप्शन हुई है, जो गर्मजोशी हमने देखी, बॉडी लैंग्वेज देखी, तारीखी मनाज़िर थे। जी हाँ, तो दैट्स वाई पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। दैट्स वाई आप देखें ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हर जहाँ मीडिया के सामने होते हैं, पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, और फील्ड मार्शल की बात करते हैं। सो दैट इज यूर क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी है, और दुनिया हर एक आपकी तरफ देख रही है। सो वी हैव रिप्लेस्ड, दुनिया में तमाम ममालिक पीछे रह गए हैं, अब हम एमर्ज कर चुके हैं एज ए नेगोशिएटर। ठीक है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है। अच्छा, रॉयटर्स ने सर पाकिस्तान के हवाले से दावा किया है कि ईरान अमेरिका डील के टाइम फ्रेम में पहले एक इब्तदाई मुफाहमती याददाश्त और फिर 60 दिन में जामे मुआहदा हो सकता है। तो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी ताकत के तमाम मराकज़ से जो मुलाकातें हैं और फाइनल ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय के लिए ये मुलाकातें तय पाई थी? बिल्कुल ऐसा ही था। देखे कुछ बिल्कुल वो मैसेजेस भी लेके गया, फिर वहां पे जब वो बैठ गए थे तो फील्ड मार्शल CDF के जो राब्ते अमेरिका के साथ भी थे और ईरान के साथ भी वहां से सामने सामने बातें हो रही थी। तो वहां पे एक्सचेंज आप समझ लें कि एक दूसरे के पॉइंट्स को एक्सचेंज भी किया जा रहा था। तो दैट्स वाई आप कहें कंसेप्ट क्या था, इट वाज टू नैरो डाउन द गैप, और एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे थे। और लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी एज यू सेड कि इसमें एक MOU बन सकता है, साइन हो सकता है इनिशियली, एंड सब्सिक्वेंटली कहा जा सकता है कि फर्दर मॉडलिटीज जो इसमें होंगी, जो एक दो इरिटेंट्स हैं उसको एड्रेस करके और एक फार्मल एग्रीमेंट बाद में भी हो सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले भी ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएं, जिस तरीके से बातचीत चल रही है। अभी जो हम बयान सुन रहे हैं ट्रंप की तरफ से या ईरानी अथॉरिटीज की तरफ से, ये रेटरिक्स भी हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए लोगों के लिए भी हैं, लेकिन ये है कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर ये डील इस्लामाबाद में तय होती है तो पाकिस्तान को सिफारती, मौशी और स्ट्रेटेजिक सतह पर क्या बड़े फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? क्या ये पाकिस्तान के आलमी इमेज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? यहाँ देखें आप, पाकिस्तान ऑलरेडी, हम तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने तो एक कन्वेंशनली हमने अपना आप को मनवाया लास्ट ईयर मार के हक में, और दुनिया ने हमें मान लिया। इसके बाद से अब पाकिस्तान का जो रोल है, और एक तो वार दुनिया मानती भी है, आपके वार ऑन टेरर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका पहले भी था और अभी भी जारी है। और इसके बाद जिस तरीके से खिते के अंदर से ये जो 47 ईयर्स ओल्ड एक बड़ा जो समझ लें मसला था बिटवीन द टू कंट्रीज, उसको हमने टेक कवर करके, जिसको डिस्पाइट हमारे आगे और जितने बहुत सारे मुश्किलात थे, लेकिन जिस तरीके से हम कामयाब हुए। सो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जिस तरह में बढ़ गई है। पाकिस्तान आप देखें आज हमारा जो पासपोर्ट है ऑलमोस्ट 70-80 नंबर ऊपर आ गया है जो नीचे था। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी जब होती है, जब आप अपना आप को साबित करते हैं, आप कन्वेंशनली साबित कर गए हैं, तो नो डिप्लोमेटिकली आप साबित करें। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ वो मार्के हक 1 था जब हमने इंडिया को शिकस्त दी, दिस इज मार्के हक 2 है। So we are defeating, and we are in the process of defeating India without even fighting. So that is our credibility, that is our diplomacy, sound diplomacy है। That's why आप ट्रम्प कहते हैं ना कि फील्ड मार्शल के बारे में कहते हैं मिलिट्री लीडर भी है और एक सोल्जर भी है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ स्टेट्समैन भी है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भी एक्नॉलेज करते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फिर उनके फैसिलिटेशंस भी हैं। तो जब ये कंबाइन होती हैं चीज़ें, तो फिर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, आप एक स्ट्रेंथ फोर्स के तौर पे उभर आते हैं, तो जो दुनिया भी मानती है।
अच्छा सर, हम अब मुस्तकबिल की बात भी कर लेते हैं। अच्छी बात है कि अमन होने जा रहा है, दो मुल्कों के दरमियान डील होने जा रही है और पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन माजी में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो चुकी है। 2015 की डील की मैं बात कर रही हूँ। जब ट्रंप पहली दफ़ा सदर बने तो उन्होंने उस डील को ख़त्म कर दिया, उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। तो मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि इसराइल तो कंट्रोल होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बातचीत होगी उसमें ये पॉइंट शामिल होंगे। इसराइल को कंट्रोल करना होगा, इज अ स्पॉइलर, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे हालात व वाक़ियात क्रिएट कर सकता है और जो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है और जिससे सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। हमारे सामने लेबनान की मिसाल है। जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी वहाँ लेबनान में उन्होंने एक राउंड में 300 बंदे मार दिए। तो अभी तो सीज फायर है, लेकिन आप देखें ना 14% ऑफ लेबनान उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बहुत मसाइल फ्यूचर में हो सकते हैं। जब कंप्रहेंसिव प्लान पे जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया है नेतन्याहू को और प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान को कि वहाँ पे वाशिंगटन आए तो हम बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे नेतन्याहू के साथ बड़े इख्तलाफात है एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, बट स्टिल उन्होंने कहा हमने उसको कोई ना कोई हल निकालना है। सो देखें कि इसमें यकीनन स्पॉइलर इजराइल है, तो सम हाउ कोई ना कोई ऐसे शेक या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी विद प्रेसिडेंट ट्रम्प और द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बेसिकली जब जो साइनिंग के लिए यहाँ कम्युनिटी आएगी तो दैट्स वाई उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस बनती है। जब यहाँ पे साइनिंग में वो खड़े होंगे तो दैट विल आल्सो फर्दर स्ट्रेंथन द एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। चलें, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट हो, अमन कायम हो सके और अमन ही की जीत हो। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वापस आएंगे ट्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मशरक़ वस्ता उमूर के माहिर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के दौरान लेबनान सीज फायर और आबनाए हुर्मज़ खोलने का ऐलान और फिर सदर ट्रंप का शुक्रिया पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में फील्ड मार्शल के एतबार की गवाही है। अब बतौर फौजी आपको सैयद आसिम मुनीर की इन कामयाबियों के पस मंज़र में क्या नज़र आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम तो पाकिस्तान से एफिलिएटेड हैं, पाकिस्तानी हैं, नेशनलिस्ट हैं, पाकिस्तान की हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तो हमारे लिए तो ये तमाम जो प्रोसेस गुजरा है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए, तमाम अवाम के लिए ये एक बहुत तसल्ली का और बड़ा फ़ख्र का बाइस है। असल में तारीफ़ वो होती है जो आपका न्यूट्रल ऑब्जर्वर करे, आपका दुश्मन करे और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था उसमें सारी चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान के अमन से नहीं बल्कि आलमी अमन से रिलेटेड थी। और ऑफकोर्स उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर आया हुआ है, जो बाकी दुनिया में भी आया हुआ है, उससे भी रिलेटेड थी। तो इस तमाम चीज़ों में द मिडल ऑफ द वॉर जो पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया था, असल में तो आपको पता है तारीख ही रही है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं जो इस किस्म के इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ती है और फिर मिडल पावर जो होती है वो ज्वाइन कर जाती है उसमें और एक वो अलायंस बन जाती है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को फर्दर जो है वो फाइनलिटी की तरफ पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें किसी बड़ी पावर के बजाय पाकिस्तान ने एज ए मिडिल पावर, जो मिलिट्री पावर के तौर पे तो हम अपना लोहा बना चुके थे और आपको पता है जो कुछ बुनियाद मरसूद में हुआ अभी मई भी आने वाला है, तो वो उस तमाम में जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान ने बता दिया था कि भी हम अपना इंटरेस्ट और रीजन का इंटरेस्ट भी जो है उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं विद पावर। और आजकल दुनिया में पावर होती है जो आपको टर्म्स डिक्टेट करती है। सिर्फ हर वक्त वेरी गुड कह देना और डिफेंसिव हो जाना मसले का हल नहीं होता। अब जब पाकिस्तान ने ये पावर काइनेटिक पावर जो अफगानिस्तान में भी दिखाई तो आपने देखा वहाँ से भी जो दहशतगर्दी के मामला थे उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल नजर आ रहा है। तो यही चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान ने द मिडल ऑफ द फाइट एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को लेके आगे चला। फिर उसके अंदर टर्किया भी शामिल हुआ, उसके अंदर मिस्र भी शामिल हुआ। लेकिन ये ज़्यादा जो था क्योंकि टर्की जो है उसके अंदर भी आपको पता है टर्की हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वहाँ भी क्योंकि अपना अमेरिकन बेसिस हैं तो उसका भी रोल थोड़ा लिमिटेड था। मिस्र जो है वो
उसके इजराइल से भी ताल्लुकात रहे हैं, अमेरिका से। बिल्कुल सर, हम आलमी मंजरनामे को देखें तो बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा फैसल शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के तो बड़े मूड स्विंग्स हैं। कभी वो ईरानी कौम की तारीफ करते हैं, इससे पहले हमने देखा कि वो नक्शे से मिटाने की बातें किया करते थे। अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, अब नए हुरमस कभी भी बंद हो सकती है। हालांकि बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें सामने आ रही हैं, बड़े मस्बत हम रवैये देख रहे हैं दोनों जानिब से, बट कुछ भी हो सकता है। आप क्या तबसरा करेंगे? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, दोनों फरीकैन पहले तो जंग से पहले तो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहे, बुलंद दावे करते रहे, फिर जंग में चले गए और जंग के बाद दोनों को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे की ताकत क्या है और कोई कमजोर फरीक नहीं है। और फिर दोनों को ये एहसास हुआ कि हमें दोबारा टेबल पर ही आने की जरूरत है, ऐसा ही और टेबल पर ही बैठकर बात करनी है। तो अब जो स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं वो एक तरह से आप देखिए तो कुशादगी भी दिखाई जा रही है, एक दूसरे के लिए लचक का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं कि अगर इस टाइम तक ये मुआहदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी तो हम जंग दोबारा शुरू कर देंगे, अगर बात नहीं बनी तो हम हुरमुज़ को दोबारा बंद कर देंगे, उसको कंट्रोल हासिल कर लेंगे, अगर ये हुआ तो हम ऐसे कर देंगे। तो लचक ज़रूर दिखाई जा रही है और साथ में प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से एक अच्छी और मुस्बत चीज़ सामने आ रही है कि दोनों मुआहदा चाहते हैं, इस जंग से निकलना चाहते हैं, खित्ते और दुनिया को भी इससे बचाना चाहते हैं और दोनों की तरफ से एक अच्छी नीयत का इजहार हो रहा है कि हम चाहते हैं कि जो बाकी मानदा दिन रह गए हैं इसमें एक एग्रीमेंट कर लें और एग्रीमेंट करके हमें वो काम दोबारा ना करने पड़े जिनका हम तस्करा कर रहे हैं या जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर इतने दिन में ये नहीं हुआ डेडलाइन में तो फिर हम ये काम दोबारा शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुस्बत असर ज़्यादा हैं और कवी इम्कान यही है कि इंशाल्लाह डेडलाइन पूरी होने से पहले अमन कायम हो जो काविशें चल रही हैं और नज़र आ रही हैं, मुआहदा एक हो जाएगा जिसकी रूह से इंशाल्लाह इस जंग से सब निकल आएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने तो इजराइल को कह दिया है इनफ इज़ इनफ, लेबनान पर हमला नहीं करना, लेकिन इजराइल को इस खित्ते में कंट्रोल करना इतना आसान होगा? एक चीज़ मैं आपसे और अर्ज कर दूं कि अभी तक जो खबरें आ रही है लेबनान से, उसमें एरियल ऑफेंसिव जो है, जो एरियल वॉरफेयर है, जो जहाज़ों से वो बमबारी कर रहे थे, वो तो रुक गई है, लेकिन इजराइल ने अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव कल रात तक ख़त्म नहीं किया था। और लटानी रिवर के साथ जो इलाका बनता है जिसका पहले ही वो 5 to 10% कंट्रोल कर चुके हैं, वहाँ पे उनके जो ग्राउंड ऑफेंसिव के तौर पे कल रात तक उनकी कार्रवाइयाँ जारी थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल जो है वो किस तरीके से आपे से बाहर हुआ है और किस तरह उसकी जो नेतन्याहू है, बिकॉज एक चीज़ नेतन्याहू की जो सर्वाइवल है वो उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल बेसिकली जंग लड़ने में, जिस वक्त जंग फुल्ली तौर पे कंट्रोल हो गई तो उसके ऊपर जो ग्राफ चार्जेस हैं उसमें वो कन्विक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए उससे एक माह तो यहाँ बंद हो गया है ईरान वाला, लेकिन जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो खबरें आ रही थी लेबनान से, वहाँ पे ये ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक वो लेके आगे चल रहे थे और इजराइल को एक दुश्मन चाहिए। अभी एक आज ही की बात है, एक अखबार है द मारीफ, उसके अंदर एक इजरायली थिंकर है बाउस गोलानी, उनका एक आर्टिकल छपा है और उनके अंदर उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने अभी इस दफ़ा कह दिया है कि अभी आने वाले दिनों में ईरान तो डिकैपेसिटेट हो गया है, तो इजराइल को अगला दुश्मन कौन सा तलाश करना होगा, टर्की या पाकिस्तान। और उस दोनों का उन्होंने अपने आर्टिकल में कंपैरिजन पेश किया, यानी उनके जहन के अंदर हर वक्त ये दहशतगर्दी मौजूद है। और ये बड़ा लंबा आर्टिकल है इसका जो बाउस गुलानी का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की और इटली और टर्की की जो मिलिट्री क़ुव्वत है उसको भी कंपेयर किया है, उसका भी जिक्र किया है कि टर्की की आर्मी कितनी है, पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, न्यूक्लियर पावर कौन है। तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ इस किस्म के इंटेलेक्चुअल मौजूद हो उसी किस्म की लीडरशिप आएगी। तो मुझे लगता है कि इजराइल को फुली कंट्रोल करना, क्योंकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जितनी है वो ज़ियोनिस्ट है, और याद रखिएगा कि वो सारे APEC के मुजरिम हैं, यानी APEC से उन्होंने जो $multi-billion ऑर्गेनाइजेशन है
अमेरिका के अंदर जहाँ पे यहूदी मल्टी बिलियनर जो पैसे देते हैं और फिर वो जितने भी कांग्रेसमैन हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनकी कैंपेन हायर करते हैं, उनकी कैंपेन को स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो उनको उनके जाती खर्चात के लिए भी पैसे देते हैं। तो पैसे खा के उन्होंने लॉयल्टी तो करनी है। और लिंडसे ग्राहम का आपने बिहेवियर देखिए है पूरे उसमें, टेड क्रूज का बिहेवियर आपने देख लिया पूरी वॉर में, और इस तरह के बहुत सारे थे जो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे थे कि फिनिश ईरान। इवन आपको पता है पीट हेग्सेट जो है वो क्या कहता रहा है, कितना वॉर इंसिग्निया अपने बाजू पे लेके फिरता रहा है, और वो डायरेक्टली लिंक है इस जियोनिस्ट लॉबी से। ये जियोनिस्ट एपेक लॉबी दहशतगर्दी में बिलीव करती है। तो इसके लिए मेरा ख्याल जो अमेरिकन शहरी हैं वो ही सवाल कर रहे थे कि ये किसकी जंग हम लड़ रहे हैं, हमारे जो फौजी हैं वो किसके लिए मर रहे हैं। तो वो भी सवाल ट्रंप से यही पूछ रहे थे और सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप को अंदर से बहुत तनकीद का सामना था। फैसल शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और नेतन्याहू ही की बात करूंगी कि अगर हम इजराइल के सर्वाइवल की बात करें तो अमेरिका की मदद के बगैर नामुमकिन है, और हम सब जानते हैं कि इजराइल के पास जितना भी असलहा है वो अमेरिका ही उसे सप्लाई करता है। जब तक अमेरिका उस असलहे की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर लेता या कम नहीं करता तो तब तक तो इसराइल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन मुस्तकबिल में हो सकेगा अगर नेतन्याहू कंट्रोल में नहीं आते तो? देखें, जो नेतन्याहू का बिहेवियर है, इजराइल का बिहेवियर है, वो सबके सामने है। पिछले साल जब जून 2025 में जंग हुई ईरान के साथ तो इजराइल ने अकेले जंग करने की कोशिश की और उसका इतना नुकसान हुआ कि यूएस को बीच में आना पड़ा। बाद में आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि आखिरी दिनों में ईरान ने बहुत तबाही मचाई इजराइल में और हमें उसमें जाना पड़ा इजराइल को बचाने के लिए। इस दफ़ा इजराइल ने अमेरिका को शुरू से ही साथ रखा ताकि ईरान में वो तबाही मचा सके जो वो अकेले नहीं मचा सकता था। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है एक प्रेसिडेंट ट्रंप का ख़ास तौर पे और उनकी जो काबीना है उसका, कि वो इजराइल को कैसे काबू में रखते हैं। ये जो अमेरिका और ईरान का मुआहिदा हो रहा है ये सिर्फ इन दो ममालिक के बीच में नहीं है बल्कि इस खित्ते के फ्यूचर का मुआहिदा है, और इस खित्ते में अरब ममालिक भी रहते हैं और इजराइल भी है। क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो अरब ममालिक और इजराइल को ये कायल कर सके कि जो मुआहिदा वो ईरान के साथ कर रहा है उसकी पासदारी करेंगे ये लोग? क्या अमेरिका इजराइल को और ख़ास तौर पे नेतन्याहू को लगाम देगा कि जो अमेरिका ने अपने अल्फाज दिए हैं इस दुनिया को, जो अपना एक प्लेज दिया है कि जी अब जंग नहीं होगी, क्या इजराइल उसकी पासदारी करेगा? क्या अमेरिका के अंदर जो आज आवाज़ें उठ रही हैं ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स में कि वो इजराइल को असला फराहम करने की उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे जैसे पहले करते रहे जी, क्या उनको प्रेसिडेंट ट्रंप कायल कर सकेंगे? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी काबीना को और ख़ुद को ये समझा सकेंगे कि हमें इजराइल के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करना है? क्या उनको ये समझ आएगी बात कि इजराइल उनके लिए, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए एक दुनिया में बदनामी का ज़रिया बन चुका है, सही है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने का ज़रिया बन चुका है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनकी काबीना को, उनकी हुकूमत को देने चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। और अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत इजराइल से किए जाने वाला मुल्क इजराइल है, और नेतन्याहू और उनकी काबीना के अफराद सबसे ज़्यादा नफरत ज़्यादा लीडरान है। बिल्कुल सर, हमें देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो गजा में जो नस्लकुशी से पहले हम देख रहे थे कि बड़ी जो है हमदर्दी पाई जाती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में इजराइल के लिए, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर्स की बात करें तो वो भी अब गजा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी तो सर कहिएगा कि यूरेनियम के हवाले से अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। आज भी ईरान की जानिब से ये बयान आया है कि वो यूरेनियम हमारा है, हम किसी को क्यों दे। तो जो ये डेडलॉक है इसमें क्या सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि मुआहिदा तय पा जाए? इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जो 5 स्टिकिंग पॉइंट्स थे उसमें अपनाए हुर्मस और उनके एसेट रीफ्रीज करने का और श्योरिटी देने का, उसके साथ साथ ये यूरेनियम के 2 इशूज थे। एक जैसे आप फरमा रही हैं कि उन्होंने 440.9 kg एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो उन्होंने रखा हुआ है जी, और उसके साथ साथ ये वो किधर जाएगा?
क्या वो तल्फ हो जाएगा, किसी इंडिपेंडेंट पार्क के हवाले हो जाएगा। और अगर आपने किसी पार्क के हवाले करना है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो वही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास फैसिलिटी भी है और जो इस चीज़ को स्टोर भी कर सकता है और गारंटी भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया, उसके पास वो अल्टीमेट वेपन मौजूद है। लेकिन क्या ईरान वो देगा? दूसरी बात ये है कि क्या वो उसको तल्फ करेगा, यानी ख़त्म करेगा। उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए। 450 kg आपने कुछ स्टेजेस में करना है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो लेनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ये जो तीसरा पॉइंट ये था कि जी आप न्यूक्लियर फिजिक्स को अपनी स्टडी सर्कल से ही निकाल दें, जो अमरीका चाहता, उसके ऊपर आप पढ़े ही ना, रिसर्च ही ना करें। आखिर अगर यूरेनियम अगर आप उसको 5% 10% यूरेनियम एनरिचमेंट पे भी रखते हैं तो वो तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है, आपकी दवाइयों से लेके एग्रीकल्चर से लेके, उसका बहुत वाइड स्कोप है। तो अभी ये मेरा ख्याल इसमें जो चीफ ऑफ स्टाफ जब ईरान गए थे तो वहाँ बातचीत हुई है इसके ऊपर, और इसमें इन्हीं दो ऑप्शन पे गौर होता है कि किसी को दे दिया जाए। वैसे तो ये ईरान इस पे राजी है कि आने वाले दिनों में वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं वो फिलहाल तो 3% की आ रही हैं, लेकिन ईरान उसके 10% पे एम्फसाइज कर रहा है, तो इसके मिडवे कहीं मामला तय हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके एक और बात हल है जो वो देखना चाहिए उनको कि IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं, उससे पहले भी वो ईरान में रहे हैं, और आजकल तो आपके पास वर्चुअल दुनिया है, ऐसे आपके पास मॉनिटर है जो डे टू डे की प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा श्योर होना है तो IAEA के इंस्पेक्टर्स पहले भी ईरान ने बुला लिए थे, अभी भी रखते हैं, आप सारी की सारी चीजों को मॉनिटर करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये जो बातचीत हुई है इन्हीं चीजों पे हुई है, और इसका अब जो फाइनल कोई राउंड के अंदर डिस्कशन के तौर पर कोई चीज सामने आएगी तो वो फिर हम उसको कह सकते हैं कि क्या मामला तय हुआ है। लेकिन जो दो ऑप्शन नजर आ रही हैं उस पर यही है कि किसी के हवाले कर दिया जाए और आने वाले दिनों में जो एनरिचमेंट का लेवल जो है वो बिटवीन 3 to 10% ले जाया जाए, ईरान उस पर रखे ताकि उसको कमर्शियल यूज के अंदर लेके आ सके। और अगर ये चीज़ें हो गई तो अल्टीमेटली मामला तय हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मुझे जो सबसे बात लगती है, अपनाए ऑर्गन खुलने के अलावा अभी भी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि गालबन IRGC ने अपनाए ऑर्गन दोबारा बंद कर दी है। ऑफिशियल कंफर्मेशन की अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो लेबनान वाला मामला है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो वायलेट होता रहा तो फिर बाकी जो क्लॉजेज हैं वो भी वायलेट होती रहेंगी। ठीक है सर, अगर हम लेबनान की बात करें तो अमेरिका इसराइल और लेबनान में सालिसी करवाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जैसा कि हम इसराइल की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, और जैसा कि फैसल शाह साहब ने कहा कि इसराइल को हमेशा एक दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल इसराइल तो अमन नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है और वो कोशिश पूरी दुनिया देख रही है। हमारे साथ मौजूद थे एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, उनके साथ हमें ज्वाइन किया रिटायर्ड वसंतपर अली साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिका और ईरान जामे मुआहदे के दरमियान 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क हायल हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी महदूद करे या तवील मुद्दत के लिए रोक दे, अफसूदा यूरेनियम जखीरा खत्म करे ताकि एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म हो, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि पुरअमन जौहरी तवानाई उसका हक है, मुकम्मल सिफर अफसूदगी उसे कबूल नहीं और महदूद सिविल प्रोग्राम बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ साइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे जारी करेगा और बदले में ईरान अफसूदा यूरेनियम का जखीरा तर्क कर देगा। ईरान ने ऐसे किसी भी दावे को मुस्तरद किया है। सवाल यह है कि इन हालात में अमरीका ईरान जामे मुआहदे का इम्कान क्या बचता है। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कि ट्रंप ने जुमे के रोज़ कहा कि इतवार को किसी अहम ज़हीन शख्सियात का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करेंगे। आलमी मीडिया ढके छुपे लफ्ज़ों में फील्ड मार्शल की तरफ इशारा कर रहा है, और वैसे भी फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के बाद दौरे वाशिंगटन की खबरें पहले से चल रही हैं। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जिस ज़हीन शख्स की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो ज़हीन शख्स तो इस वक्त पूरे रीजन में, इवन जो पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें हमारे पास ही मौजूद हैं। लेकिन देखना ये है कि ज़हीन शख्स जो हैं उनकी मौजूदगी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ अपनी स्टबर्ननेस को नहीं छोड़ती हैं तो फिर प्रॉब्लम जो है वो लिंगर ऑन करेंगे, और इसी पे हम जो है वो काम कर रहे हैं। इसी पे सऊदी अरेबिया में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए, फील्ड मार्शल ईरान में भी 1-on-1 जो है वो मुलाकातें करके आए हैं। तो ये कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क जो है उस पर तो काम हो ही रहा है कि इस मसले को किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा, जिसमें
सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अफसुर्दा यूरेनियम है वो पाकिस्तान अपने पास जो है अमानतन रख सकता है, और ईरान को ने इस पे इंडिया भी दिया है कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले वो रशिया के मामले में भी मान गए थे, लेकिन अमेरिका को देने पे वो बिल्कुल राजी नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे अपना जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम, जो कि कैंसर के आइसोटोप बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या वैसे मेडिकल के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको वो ख़त्म करेंगे। क्योंकि वजह ये है कि एक सैंक्शन कंट्री के ऊपर अगर आप उसे कहें कि आपके पास इनरिच्ड यूरेनियम की कैपेसिटी आप ख़त्म करें और आप इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो आप ख़रीदना शुरू कर दें, तो वो तो बेचारे एक पैनाडोल भी पिछले 40 साल से नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ओपन मार्केट में बिकता है, लेकिन वो कैसे खरीद पाएंगे अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए? तो वो उसको खुद इनरिच करना चाहते हैं टू सर्टेन डिग्री, जहाँ तक उनकी ज़रूरत हो। तो इसमें ये सारी की सारे मामलात जो हैं सिर्फ उस सूरत में तय पा सकते हैं जिसमें अमेरिका जो है वो इलॉजिकल और अनजस्ट जो है जो डिमांड्स हैं उनको साइड पे रखेगा। और मेरा ख्याल है कि रिटॉरिक की हद से बाहर उन्होंने ये सोच लिया है कि हमने जो बिहाइंड द क्लोज डोर बात करनी है वो बातें जो हैं वो जस्टिफाइबल हैं और वो लॉजिकल हैं, जैसे कि ईरान के जो हैं फ्रोजन एसेट्स को, ईरान पे सैंक्शंस को हटाना और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई म्यूचुअल एग्रीएबल सोल्यूशन जो है वो ढूंढना। तो उसके इवज़ में अगर ईरान जो है वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम का प्रोग्राम रोल बैक किए बगैर अपना इनरिच्ड यूरेनियम अपने किसी तसल्ली के जो अपने किसी दोस्त ममालिक के पास रखवा देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियों को इस पे कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन जहाँ तक उनका प्रोग्राम रोल बैक करना है, इस पे वो ना बात करना चाहते हैं ना वो बात करेंगे। लेकिन अगर ये भी उनको वहाँ से उठवाकर किसी और मुल्क में रखवानी है तो ईरान के प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म करना होगा। उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ख़त्म की जाए, जो कि उनको पिछले आपने 40-50 साल से उन पर सैंक्शंस की हुई है। उनकी इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म किया जाए। उनको मेन स्ट्रीम जो है उनका स्विफ्ट सिस्टम से उनका स्टेट बैंक बाहर निकला हुआ है, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती हैं, लेन देन पैसों का नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ऐसे मसाइल हैं कि ईरान अगर इन मसाइल का हल का मिलता है ईरान को, तो ईरान सर्टेन डिग्री के कंप्रोमाइज़ पे भी तैयार हो जाएगा। और एक जो है कि जी आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं है, तो वो कहते हैं हमने नहीं बनाना, ये आपने हमें क्या बताना है, हमने नहीं बनाना। लेकिन जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, जैसे फ्रांस के पास जो है पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपनी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर से, चाइना के अंदर न्यूक्लियर पावर से। तो आप एक मुल्क को कैसे रोक सकते हैं कि आप जी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए आप उसे यूज ना करें? वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो आप उसको इस बात पे आमादा कर लें। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है हम जो है वो हर जगह पे जो कि इंफॉर्मेशन बाहर आती है कि जो हमारी कोशिश है कि हम ईरान को इस चीज़ पे, और ईरान को खुद भी पता है कि कन्विंस कर लें कि इसमें से मैक्सिमम आप जो कुछ इस डील में से कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि आपके बाकी प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं। और ये यूरेनियम का मामला जो है फ़िलहाल इसको किसी भी तरीके से जो है हम लपेटने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपनी फोक विजडम में कहते हैं। आपने नहीं ख़त्म करना, ठीक है, मगर इसको हम एक साइड पे कर देते हैं क्योंकि अमरीकी अब इसको अपनी विक्ट्री के साथ हाइफनेट कर बिल्कुल ईरान के पास बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद है कि वो उस पर पाबंदियां हैं उसको ख़त्म करवाए। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि मशरिक़ वस्ता एटमी और फ़ौजी इसराइल के मुकाबले में गैर एटमी ईरान का मुतालबा क्यों? क्या इसराइल ईरान के लिए पेश की खतरे की सूरत मौजूद नहीं रहेगा इसके बाद भी? इसराइल पूरे रीजन के लिए खतरा है। उनके पास तो 100+ जो है वो वॉरहेड है न्यूक्लियर, और उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अनसुपरवाइज्ड है। किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे क्या बन रहा है, डर्टी बॉम्ब्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, और पूरे रीजन के लिए वो खतरा है। और यही एक लेवरेज पॉइंट है जिसकी वजह से वो बुलिंग करता हुआ पूरे रीजन के अंदर नजर आता है। इसी एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेल दिया है, जो लास्ट टाइम जो यूएस मीडिया जो है वो बताता है या पैरेलल मीडिया डिस्कस करता है कि आखिर क्यों जो है वो जेडी वेंस की गैर मौजूदगी में मारा-लागो में जब नेतन्याहू आके मिला, तो ऐसी क्या बात हुई होगी जो व्हाइट हाउस में नहीं हुई, उसके लिए वो मारा-लागो गया और वहाँ पे कैसे कन्विंस किया। तो उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट्स हैं कि नेतन्याहू ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम जा रहे हैं, जो कि मार्को रूबियो ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर हम ना जाते तो इसराइल डिसाइड कर चुका था, और डिसाइड भी वो ये कर चुका था कि ठीक है, हम अगर आपके बगैर हमारे पास हम उस तरह नहीं लड़ पाएंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर तो है। तो ये बार बार न्यूक्लियर की बात करके अमेरिका को भी जंग में धकेल लेते हैं और पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसी की वजह से गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए देख रहे हैं कि उनको भी
कोई एज सच एक ऐसी डिटरेंस मिल जाए जो एक ऐसी अनचेक्ड और एक रिलीजियस और एक फंडामेंटलिस्ट जो है वो अपार्टाइड स्टेट जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है, उससे जो है आप अपने आप को डिटर कर सकें। तो जब तक इसराइल इस सूरत हाल में और इस पोजीशन में और इस पॉस्चर में मौजूद रहता है, रीजन में तो क्या पूरे दुनिया के अंदर अमन नहीं हो सकता। तो ये सारे मुल्कों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इनके पास जो एक अनचेक्ड अनसुपरवाइज जो है वो एक पूरा प्रोग्राम है न्यूक्लियर, जिसको ये ना चेक करने देते हैं, जहाँ जिसकी लोकेशन बताते हैं। तो ये क्या इनके पास लेकिन डॉक्टर साहिबा पॉइंट तो ये भी है कि अगर हम इजराइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा असलहा इजराइल अमेरिका से लेता है, और अब तो ट्रंप ने भी इजराइल को कह दिया इनफ इज़ इनफ, लबनान पर हमले मत करना। लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि इजराइल को हमेशा इस खित्ते में एक दुश्मन की ज़रूरत लाजमी पड़ती है ताकि वो जंग जारी रख सके या इस खित्ते का अमन ख़राब कर सके। तो क्या इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका कोई अहम किरदार अदा करते हुए असलहा नहीं बेचेगा इसराइल को? क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? अमेरिका का असलहा जो है वो स्टेट ओन्ड एज सच नहीं है। उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट होने की वजह से वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज हैं वो जिसको चाहे वो असलहा खरीद सकती हैं, लेकिन उसमें बहरहाल कुछ इन्होंने शराइत आयद की हुई हैं कि कुछ ऐसे जो हथियार हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमारे दुश्मन के हाथ नहीं जाने चाहिए वगैरह वगैरह, उस पर इनका कोई है, इन्होंने कोई हल्की फुल्की सी कानून साजी की हुई है। वरना वो ओपन मार्केट में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो किसी को भी बेच सकता है। और वो सारे का सारा जो है मेजॉरिटी जो है वो ज़ायनिस्ट हैं, वो सारे यहूदी लॉबी है, वो इजरायली फर्स्ट लोग हैं। तो वो ना सिर्फ इसराइल को बेचते हैं, पूरी दुनिया को भी, जहाँ जहाँ इसराइल को और अमेरिका को जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है वो इसको एज अ लेवरेज यूज़ करते हैं। तो इसमें अमेरिका उसको कितना असलहा नहीं बेच सकता, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी जो है वो भी बहुत हद तक उस पर मुनहसर भी है उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन बिल्कुल अभी अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को कंट्रोल करे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनली या आलमी मंजरनामा जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जानती हों कि वज़ीर ख़ारजा मुलाकात हुई है जिसमें पाकिस्तान, कतर और तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आपस में मुलाकात की है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा? ये जो अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम हुआ है उसके ऑप्टिक्स ही इतने बेहतरीन हैं, उसमें जिस तरीके से, जितने कॉर्डियल तरीके से खासतौर मुलाकातें जो है वो कर रहे हैं सबके सब, और उसमें ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़ारजा है आज़रबाईजान के, तुर्की के, पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के, उनके दरमियान जो डिस्कशंस जो है साइड लाइन पे तय पाई हैं वो यही हैं कि हमें, जो मैं बार बार अर्ज कर रही हूँ, कि हमें इस सिचुएशन में अपना कोई इंडिजिनस, कोई होममेड प्लान जो है वो लेके आना है। और उससे मेरी मुराद ये है कि हम अपने रीजन की सिक्योरिटी और उसका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस तरह का तय करें कि हमें बाहर से किसी पुलिसमैन की या किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत ना पड़े, और हम आपस के जो प्रॉब्लम हैं वो खुद से इस तरह से सॉल्व करें कि हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाए। तो उसमें पाकिस्तान एक पिविटल रोल जो है वो प्ले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो पूरे का पूरा जो फ्यूचर का जो एक फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी का, उसका ब्लूप्रिंट जो है वो आपने पाकिस्तान के किरदार की बात की। डॉक्टर साहिबा, वक्त बहुत कम है तो मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगी कि एक दफ़ा बातें होती थी कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, ज़रा ब्रीफली कॉमेंट कर दीजिए। ये इसका ब्रीफेस्ट कमेंट ये है कि ये टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाएगा और ये इसके ऊपर जो है बाकायदा रिसर्च होगी। और मैंने इसके लिए एक टर्म भी कॉइन कर ली है कि ये मल्टी नोडल डिप्लोमेसी है, और ये बाइनरी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है माजी की, उससे बिल्कुल हटके है। ये अस वर्सेस देम पे नहीं है, ये पर्सनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो आज पाकिस्तान लीड कर रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। मुझे जन्नत जमशेद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।